हेलो एवरीवन। सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सबको विदित है, कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका प्रथम जो पाठ है वो प्रगति पर है। पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था कि जूनागढ़ अभिलेख में जो दूसरी जो बात है वो कौन सी पता चलती है। तो कौन सी पता चलती है? मलेच्छों यानी हूणों, किससे? मलेच्छों से यानी हूणों से सामना करना पड़ा या उनके विद्रोह का सामना करना पड़ा। अधिकांश बच्चों ने, काफी बच्चों ने इसका जवाब दिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में। आपको पता है कि गुप्तकालीन मुख्य रूप से प्राचीन काल में जो गुप्तकाल था उस समय जो गुप्तकालीन जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में क्या था? विभाजित था। अब ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? सबसे पहले देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार के जो वर्ण थे वो विद्यमान थे। कब? गुप्तकालीन समाज व्यवस्था में। अब देखिए, जो ब्राह्मण थे, हालांकि आपने वैदिक काल में पढ़ा था कि इनका जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है। उसमें अपने वेदों में कहा हुआ है कि ब्राह्मणों का जो विकास है वो ब्रह्मा के मुख से हुआ, क्षत्रिय का उनकी भुजा से हुआ, वैश्य का उनके जंघाओं से हुआ और शूद्र का किन से हुआ? उनके पांवों से हुआ। ठीक है, यह बात आपको प्राचीन काल में मिलती है। तो इसमें देखो, गुप्त काल में जो 4 वर्ण माने गए, जिनमें से देखो ब्राह्मण का जो प्रमुख रूप से जो काम था, देखो इनके सभी के जो जन्म से आधारित यानी वर्ण आधारित इनके जो कर्तव्य है वो माने गए हैं। इनमें से जो सर्वोच्च स्थान था वो ब्राह्मण को प्राप्त था। किसको प्राप्त था? ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। याद रखना, गुप्तकालीन समाज में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त था? ब्राह्मण को। किनको प्राप्त था? ब्राह्मणों को। अब देखो, ब्राह्मणों के जो मुख्य रूप से क्या क्या काम थे? इनके कार्य थे अध्यापन करवाना, अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान करना। ये जो काम थे वो किनके थे? ब्राह्मण के। किनके थे? ब्राह्मण के। ठीक है, अगली जो बात आती है वो कौन सी? क्षत्रिय। क्षत्रियों के मुख्य काम क्या थे? क्षत्रियों के मुख्य काम थे राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रक्षा करना। ठीक है, इसके अलावा वैश्य की जो प्रमुख काम थे, वैश्य एक प्रकार का व्यापारी वर्ग था, अतः इसका जो मुख्य काम था क्या था? व्यापार वाणिज्य। क्या था? व्यापार या फिर वाणिज्य। अगला है शूद्र। शूद्रों का जो मुख्य काम था वो क्या था? सेवा करना। क्या काम था? सेवा करना। अब इन 4 वर्णों के आपने काम देखे कि गुप्तकालीन समाज में सभी के जो कार्य थे वो अलग अलग बांटे हुए थे। ठीक है, सभी के जो कार्य थे वो अलग अलग बांटे हुए थे। लेकिन देखो, गुप्तकालीन समाज में यानी गुप्त काल में जो व्यवस्था थी, ठीक है, यानी व्यवसाय की जो व्यवस्था थी वो उसके बंधन में कुछ शिथिलता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? शिथिलता। गुप्तकालीन व्यवसाय में कुछ जातिगत जो व्यवसाय था उसमें कुछ शिथिलता प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी जो वर्ण थे वो कर्म आधारित न होकर क्या थे? जन्म आधारित। कैसे थे? जन्म आधारित ही थे। तो प्रश्न मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम वाले अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रश्न हो सकता है कि गुप्तकालीन समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसे, किस पर आधारित थी? कार्य पर आधारित न होकर किस पर थी? जन्म पर आधारित। ठीक है, याद रखोगे, जन्म पर आधारित। तो स्पष्ट है इसके, हालांकि इनके जो व्यवसायिक जो कार्य थे उनमें कुछ शिथिलता प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी जो कार्य थे वो जन्म पर आधारित, यानी जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित थी। ठीक है, कार्य पर आधारित न होकर क्या, किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित थी। अब देखो यहां पर स्त्री की जो स्थिति वो कैसी थी? स्त्री अगर देखें तो समाज में स्त्री का जो स्थान था वो महत्वपूर्ण था। क्या था? महत्वपूर्ण था। स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, दूसरी बात, इनमें पर्दा प्रथा नहीं थी। सीधी सी बात है, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, पर्दा प्रथा इस समय बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अलावा अगर देखें, अगर किसी पुरुष यानी
पुरुष और यानी दंपति के अगर पुत्र के अभाव में सबसे पहला जो अधिकार था वो किसका था? स्त्री का था। ठीक है, संपत्ति पर दंपति के अगर पुत्र रत्न के अभाव में सबसे पहला यानी सबसे प्रथम जो अधिकार था वो किसका माना जाता था? स्त्री का। ठीक है, तो इस स्पष्ट होता है कि इसमें जो स्त्री की जो स्थिति थी वो काफी सुदृढ़ थी। क्या थी? सुदृढ़ थी। देखो, तो इसके बाद में अगर देखें तो उस समय विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार मिलते हैं? 8 प्रकार। कितने प्रकार मिलते हैं? 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें एक जो आजकल जो सर्वोपरि हो गया है, ठीक है, स्वयंवर प्रथा, वो उस समय भी प्रचलित थी। ठीक है, याद रखोगे, स्वयंवर जो प्रथा थी विवाह का एक प्रकार है, ये भी उस समय प्रचलन में था। क्या था? ये भी उस समय प्रचलन में था। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो इनके जो जातियां थी, देखो अन्य जो मिश्रित जातियां थी वो इनमें कौन कौन सी थी? मिश्रित जातियां, सबसे पहले देखो मिश्रित जातियां 2 या 2 से अधिक जातियों से मिलकर जो जातियां मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्रित जातियां। सबसे पहले इनमें जो मिश्रित जातियां थी, उन मिश्रित जातियों में देखिए सबसे पहले मूर्धावशक्ति, मूर्धावशक्ति। ठीक है, पहली जो जाति है वो कौन सी? मुद्रावशक्ति। दूसरी कर्ण, अम्वष्ट, पारश्व। ये 3-4 प्रकार की जो जातियां थी, कर्ण, अम्वष्ट और पारश्व, ये जो मिश्रित जातियां थी। इसके अलावा एक कायस्थ प्रकार की जाति और थी। कौन सी थी? कायस्थ प्रकार की जाति थी। कायस्थ, देखो प्रारंभ में ये कायस्थ क्या था? एक प्रकार का वर्ग माना जाता था। क्या था? कायस्थ प्रारंभ में एक प्रकार का वर्ग था, एक प्रकार का क्या था? वर्ग। लेकिन ये बाद में जाति के रूप में उभरा। किसके रूप में उभरा? जाति के रूप में ये उभर कर सामने आया। ठीक है, याद रखोगे उस समय मिश्रित जातियों में आपको क्या याद रखना है? मिश्रित जातियां मुद्रावशक्ति, कर्ण, अम्बष्ट और पारश्व, ये मिश्रित जातियां उस समय मानी जाती थी जो कि उग्र थी। क्या थी? उग्र जातियां थी। इसके अलावा अगर देखें तो उस समय कायस्थ एक प्रकार की क्या थी? जाति थी। ठीक है, पहले तो ये क्या थी? एक प्रकार का वर्ग था, जो बाद में किसके रूप में सामने आया? एक जाति के रूप में सामने आता है। इसके अलावा अगर साहित्य में बात करें, ठीक है, साहित्यों की अगर बात की जाए तो उस समय साहित्यों में जो नारी का चित्रण है, ठीक है, साहित्यों में जो नारी का चित्रण है वो आदर्श रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? आदर्श रूप में हमें प्राप्त होता है। साहित्य में नारी का चित्रण आदर्श रूप में प्राप्त होता है। ये गुप्तकालीन समाज के बारे में पाठ्य पुस्तक हमारी जो कक्षा 10 की है उसमें इतना ही दे रखा है। शेष हम अगले वीडियो में जो वर्धन वंश है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जो वर्धन वंश में जो हर्षवर्धन है, उससे पहले राज्यवर्धन उनके बड़े भाई थे और उनकी छोटी बहन, ठीक है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हर्षवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले गुप्तकालीन समाज में मुख्य रूप से कितने वर्ण माने गए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।